ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। अभी यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा होगा। एक्चुअली रिकॉर्डिंग वाला मैंने देखा नहीं था उसमें। ये ऐसे पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, जो पीपीटी हमने बनाया है उसको मैं शेयर कर दूंगा। और इसको रिकॉर्डिंग पे तो फिलहाल हमने डाल दिया है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। तो अभी हम आगे इसके आरटी कार्ड में जाते हैं। आरटी कार्ड की चर्चा कर रहे थे अपन। तो आरटी कार्ड में एमएसआर प्लस माइनस वोल्टेज का इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस बस इतना है कि जो हमारा आरएक्स कार्ड है, आरएक्स कार्ड में जो हमारा वीआरएक्स जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एमएसआर प्लस माइनस का वोल्टेज कम होगा और ज्यादा होगा। अगर हमारा वीआरएक्स कम रहेगा तो एमएसआर प्लस माइनस का वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसका वोल्टेज अगर हमको, जिसे मान लिया मेंटेनेंस के दौरान कभी इसका वोल्टेज अप डाउन मिलता है, तो हमको वोल्टेज को थोड़ा पूरी सही तरीके से है और इंटरनेट के साथ मैच रहा है। टाइम के अंदर ही वो हो गया है, तो वो डिले कंडीशन हो जाता है। उसमें 20 किलो हर्ट्ज का वोल्टेज मिलेगा। विष्णु, आवाज नहीं मिल रही बराबर। हेलो सर, आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ तो अभी आ अभी रही है बराबर सर? आई है। ठीक है, अभी आ रही है। और रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ सर, तो मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ सर। जैसे 20 किलो हर्ट्ज का जो हमारा जनरेट वोल्टेज है, वो हमारा एमएसआर प्लस माइनस आने के बाद, यानी वीआरएक्स आने के बाद, साथ में डी आने के बाद, उसके बाद जो हमारा वोल्टेज जनरेट हुआ आउट इसमें एक फिर से यहाँ पे आवाज ये, सेम प्रॉब्लम हुई विष्णु। हाँ सर नेटवर्क का प्रॉब्लम वाला है सर। मैं एयरटेल का यूज कर रहा हूँ नेट, तो 4G। नहीं, कहीं अब रिकॉर्डिंग की वजह से तो नहीं हो रहा है? नहीं मेरे नहीं को लगता है रिकॉर्डिंग वही है। है। नहीं सर, रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं होगा। नहीं नहीं रिकॉर्डिंग की वजह से तो नहीं होना चाहिए सर, ना रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं होना चाहिए। अभी आ रही है सर? जब से वो स्टार्ट, इसमें बाकी लोग अभी जो आ है रही ना है, आ अपना रही है, अभी अपना बराबर इसमें आ रही है। बाकी लोग वीडियो भी बंद रखें। इससे क्या बैंडविड्थ थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है, तो बाकी लोग अपना सब वीडियो हाँ बंद हाँ कर लीजिए। जिसको हाँ कुछ हाँ, जी पूछना हो सर। तभी वो अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑन करो, है ना। यस यस सर। जी सर। सर अभी कंटिन्यू करते हैं। रिले है, मतलब हमारा आउट का जो वोल्टेज इसका है आउट का, देख सकते हैं इसमें आउट का रेंज 1.2 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। इसमें इसका जो वोल्टेज है 1 से 7 वोल्ट तक मेजर हमारा फ्री है, ऑक्युपाइड नहीं है। और हमारा वहां से तो हमको यहाँ पे वोल्टेज 4.0 के मिलेगा आउटपुट। तो आउट में आउटपुट के देखिए दो पोटेंशियोमीटर ने दिखा के रखा है। इसमें एक पोटेंशियोमीटर के बीच में रहा, मतलब के बीच में पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर लॉक किया हुआ है, इसको अपन कह सकते हैं पोटेंशियोमीटर के यूज से हम इन दोनों वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बस आउट में नहीं चल रहा है, तो ये दो पोटेंशियोमीटर है, इसमें आगे वाला पोटेंशियोमीटर है वो के लिए जाते हैं, तो रीडिंग हमको बराबर मिलता है, लेकिन बराबर नहीं है। और पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल है, कहीं नहीं है, लेकिन इससे और ये पोटेंशियोमीटर एक और पोटेंशियोमीटर राइट साइड में वो आपका आउट एमएसआर को कंट्रोल करता है। आउट एमएसआर और आउटपुट के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए दो पोटेंशियोमीटर इसके अंदर लगाए गए। इसके बाद ये जंपर की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक अभी हम इसका चर्चा कर रहे थे, चूंकि रीडिंग का, इसकी नीचे वाली रीडिंग का ही चर्चा कर लेते हैं। ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट की जो रीडिंग है फंक्शन कार्ड में नहीं होगा, ये एक्चुअली मेन रूप से जो है मॉडेम कार्ड के लिए वोल्टेज है।
इसका मेजरिंग सॉकेट यहाँ है, लेकिन इसका जो टोटल यूज है वो मॉडेम कार्ड में है। ये 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है, अगर हम इसका एक बार अगर अपन इसके अभी चलेंगे बाद में, हम पावर सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह कैसे होता है, कौन सा वोल्टेज कहाँ जनरेट होता है, उसका एक है डायग्राम, उसमें चर्चा करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन फिर भी ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट और दोनों जो है मॉडेम कार्ड के लिए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसको मेजर कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके रीडिंग का तो काफी हमने जान लिया, और इससे पोटेंशियोमीटर। ये जंपर की चर्चा कर लेते हैं। ये जंपर इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह का जंपर, दो ही तरह का इसमें सीक्वेंस बनता है, एक P5, P10 और P12। ये 3 जगह रहता है। जैसे P5 से P8 के बीच में जो शॉर्ट रहता है, जो जंपर हम शॉर्ट करते हैं, वो शॉर्ट करते हैं इसको थोड़ा सा अपन जूम करके देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट, आरटी कार्ड अपन देख लेते हैं। आरटी कार्ड मॉडेम है। चलिए, आरटी कार्ड का फोटो नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसमें ये जंपर दोनों है। P5 पे सेटिंग रखेंगे, P10 और P12। ये सेटिंग उसके लिए है जो ट्रैक सर्किट हमारे रिले रूम से नजदीक है, ऐसा इसमें बताया है। इसमें जो इसका मैनुअल है, इसमें ऐसा बताया है कि अगर हमारा ट्रैक सर्किट नजदीक है तो उसमें हम सेटिंग करेंगे P5, P10 और P12 का, तो वो ट्रैक सर्किट हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन अगर हमारा जो RX है, जो रिसीविंग इनका जो छेड़ा है, अगर काफी दूर है, तो उसमें जो है हम उसकी सेटिंग करके रखें P6, P10 और 13 पे। ये दो तरह का ही सेटिंग है। तो कभी कभी कोई ट्रैक हमारा फेल हो जा रहा होता है, तो इसको इंटरचेंज करके देखने से भी वो ट्रैक कभी राइट हो जाता है। जैसे मान लिया, अगर हमारा इसमें जनरली प्रॉब्लम डिले का ही रहता है। जैसे अगर मान लिया कभी ऐसा हमारे पास ऐसा फेलियर आ गया कि हमारी डिले जो है परमानेंट लीड नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा VRX भी आ रहा है और हमारा MSR प्लस माइनस भी मिल रहा है, हमारा 20 किलोहर्ट्ज नहीं मिल रहा, आउट MSR नहीं मिल रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा, डिले चली गई है। तो उस कंडीशन में एक बार इसको ट्राई कभी कभी करते हैं। हालांकि एक्चुअली मैंने जो गणेश जी से बात किया था, तो उनमें उनका कहना है कि कभी डिले का प्रॉब्लम होता है तो साइड का ही प्रॉब्लम होता है, और वो उसमें से एस बॉन्ड का जो है काफी रोल होता है। एस बॉन्ड अगर हमारा सही है, अगर सही तरीके से कनेक्ट है, उसकी कंटिन्यूटी अगर हमारा जो मिडिल पॉइंट का है और जो हमारा रेल के साथ जो कनेक्शन है अगर बिल्कुल बहुत अच्छा है, तो अगर हमारा उसमें जो करंट को इक्वल करने का जो उसका काम है, अगर वो बखूबी कर रहा है, तो डिले का प्रॉब्लम बहुत ही कम आने का चांस रहता है। लेकिन इससे भी कभी कभी वो फेलियर हमारा सही हो जाता है। तो ये हमारा मेन रूप से इसका तो वो डिले के लिए तो नहीं, लेकिन ये डिस्टेंस के हिसाब से इसकी सेटिंग की जाती है, और जिस समय FTC इंस्टॉल होता है उसमें इसका ध्यान रखा जाता है। अभी इसमें जो हम लोगों ने अभी चर्चा कर लिया MSR का, देखिए इसमें लिखा है 9.8 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। यानी ये 9.8 वोल्ट कब मिलेगा, जब हमारा ये जो VRX का जो रेंज है वो जो 500 मिली वोल्ट है, 500 मिली वोल्ट के टाइम में इतना मिलेगा, और जैसे जैसे उसका वोल्टेज बढ़ेगा तो 9.8 से भी इसका भी वोल्टेज बढ़ता जाएगा। 20 किलो हर्ट्ज में देखिए 25 वोल्ट से 32 वोल्ट का मेजरमेंट का है इसमें, कि 25 वोल्ट से 32 वोल्ट तक मिलना चाहिए। 20 किलो हर्ट्ज परसेंट। तभी देखिए अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि TX का बीट और RX का बीट अगर मैच हो जाता है,
मतलब जो हमारा ट्रांसमीटर का इंटरनल बिट है, जो रिसीव होने के बाद जो बिट आ रहा है, अगर दोनों मैच हो जाता है तो 20 किलोहर्ट्ज वोल्टेज जनरेट होगा, मतलब डिले के बाद ही आता है। आउट एमएसआर 4.7 से 7 वोल्ट तक होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आउटपुट 20 वोल्ट से 28 वोल्ट तक होना चाहिए, यानी 20 वोल्ट से अगर कम है तो वो रिले हमारी पिकअप नहीं भी हो सकती है। हालांकि 18 वोल्ट तक पिकअप आराम से हो जाता है, हम लोगों ने देखा 18 वोल्ट से लेकर के 28 वोल्ट तक रिले बढ़िया से पिकअप होता है, लेकिन ये मिनिमम वोल्टेज 20 वोल्ट तो हमारा होना चाहिए। 20 से अगर कम है तो हमको पास एक ही उपाय है कि आरटी कार्ड अगर हमारे पास अवेलेबल है तो आरटी कार्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए। और 24 वोल्ट एलओसी है, तो एलओसी का यहाँ हम मेजरमेंट करते हैं, इसका फ्यूज वगैरह सब आरएक्स कार्ड में है। 24 वोल्ट एसडब्ल्यू है, ये स्विच के लिए है, मतलब जहाँ पे पॉइंट जोन है वहां पे है, तो पॉइंट जोन की ट्रैक सर्किट के लिए है वहां पे, तो ये चीज हमारे यहाँ यूज नहीं है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है इसका। 12 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी, 5 वोल्ट डीसी और 5 वोल्ट, ये सारे के सारे इसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी आरएक्स कार्ड में, देखिए इसमें टेस्ट पॉइंट यहाँ पे है, एलईडी इंडिकेशन आरटी कार्ड पे है, फ्यूज आरएक्स कार्ड में है, यानी ये 12 वोल्ट डीसी अगर हमको कभी नहीं मिले तो आरएक्स कार्ड जो है उसके अंदर एक फ्यूज रहता है। आरएक्स कार्ड में एक फ्यूज है यहाँ पे, ये देखिए हमने इसको अंडरलाइन करके हमने दिखाने का कोशिश भी किया है। 12 वोल्ट डीसी एंड -12 वोल्ट डीसी मेजरमेंट आरटी कार्ड बट देयर फ्यूज आर हियर, मतलब यहाँ पे है हमारा ये फ्यूज। अगर मान लिया वो 12 वोल्ट डीसी कभी नहीं मिलता है तो आरएक्स कार्ड में प्रॉब्लम है, ना कि आरटी कार्ड में। ये अपन एक अच्छा पॉइंट है कि 12 वोल्ट डीसी अगर हमारा आरटी कार्ड में मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो आरटी कार्ड खराब है, ऐसा नहीं है, वो आरएक्स कार्ड के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका फ्यूज वगैरह जो है आरएक्स कार्ड में दिया गया है। 5 वोल्ट डीसी है, ये 12 वोल्ट डीसी से डिजाइन, मतलब अगर हमारा 12 वोल्ट डीसी नहीं मिलेगा तो ये 5 वोल्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी 12 वोल्ट डीसी से 5 वोल्ट डीसी आरटी कार्ड में बनता है, जो कि एक फंक्शनल वोल्टेज है मॉडेम के लिए, यानी जो हमारा मॉडेम कार्ड है उसको चलाने के लिए जो 5 वोल्ट डीसी है वो चाहिए। ये मॉडेम कार्ड के लिए फंक्शनल वोल्टेज है, लेकिन ये हम आरटी कार्ड में मेजर करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं मिल रहा है तो 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखना है। अगर 12 वोल्ट हमारा मिल रहा है और 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आरटी कार्ड रिप्लेस करने से हमारा फेलियर बराबर होता है, क्योंकि ये फिर आरटी कार्ड का प्रॉब्लम है। तो अभी हम आरटी कार्ड यहाँ पे पढ़ लिया। और ये देखिए इसमें मैंने आरएक्स कार्ड में एक केबो सेटिंग है, केबो सेटिंग का भी थोड़ा सा है इंपॉर्टेंस, इसका मैनुअल्स में वर्णन है। केबो सेटिंग क्या है कि इसमें जो हमारा CN2 जंपर की जो बात किए थे प्रीवियस टाइम में, वो जंप कहाँ पे CN2 कनेक्टर कहाँ पे, जो मदरबोर्ड में पीछे साइड होता है CN2 CN5, तो CN2 से ही हमारा TX बाहर निकलता है और CN2 से ही हमारा RX अंदर आता है। तो वो जो CN2 में जो TX RX का आने जाने का जो मतलब कनेक्शंस है वो केबो सेटिंग से होके है। तो इसमें 4 है, तो इसको अगर हम चेंज करें तो TX RX का जो है हमारा मतलब TX जो निकलने का जो वायर है, जैसे मान लिया CN2 में 2 है, 1 2 3 4, 1 2 से TX निकलता है और 3 4 से RX निकलता है, 4 टर्मिनल है उसमें। तो अगर हम इसको केबो सेटिंग को अगर हम 90 डिग्री से टर्न कर दें, मतलब उसको हम घुमा दें, तो वो जो 1 2 जो TX लेके बाहर निकल रहा था एक्चुअली वो RX हो जाएगा, और जो 3 4 जो RX रिसीव कर रहा था एक्चुअली वो TX हो जाएगा। तो इस तरह इसमें TX RX अगर चेंज करना होता है तो हम इजीली इसको कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये केबो सेटिंग चेंज करके किया जा सकता है, लेकिन कहीं यूज होता नहीं है। लेकिन ये केबो का मेन मतलब जो है केबो सेटिंग के बारे में अगर जानना चाहें तो ये चीज है। लेकिन इसमें ऐसा जैसे मैंने अष्टम वाले से बात किया था उस समय केबो सेटिंग के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि अगर कभी ऐसा हो कि जैसे बहुत मतलब दूर पड़ रहा है तो उससे भी अंतर पड़ता है। जैसे अगर मान लिया हमको RX नजदीक लाना है और TX को, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ट्रैक फ्लिकर कर रहा है, तो किस छेड़े में मतलब डिस्टरबेंस है, अगर आपको ये पता करना है कि RX साइड डिस्टरबेंस है कि TX है,
तो अगर रिसीवर साइड डिस्टरबेंस है ज्यादा, तो अगर हम TX RX साइड को अगर हम TX में थोड़ा देर के लिए रखें, मतलब तो TX साइड कर देंगे, तो TX चूंकि वहां से वोल्टेज बहुत ज्यादा जाएगा तो RX साइड वो पहुंच जाएगा फ्रीक्वेंसी। जैसे कभी कभी मान लिया जाए कि हमारा जैसे बहुत ज्यादा कोई ट्रैक फ्लिकर करता है, तो ये इस तरीके से भी कभी कभी अपन देख लेते हैं कि जैसे उसका मान लिया जाएगा, अपन देखें कि हमारे पास VTX साइड से अगर हमारे पास बढ़ाने का चांस हो, तो हम क्या करेंगे, VTX साइड से थोड़ी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे और RX साइड से थोड़ी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। तो अगर हमारे ट्रैक साइड कुछ डिस्टरबेंस रहेगा तो इससे वो डिस्टरबेंस खत्म हो जाएगा और हमारा वो ट्रैक सर्किट फेल हो सकता है कि फ्लिकर करना बंद कर दे। एक ये भी है कि ऐसा करके अपन देख सकते हैं कि चूंकि हमको सेफ साइड रखना है, हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारा VRX है 0.5 से 1.2 से ज्यादा नहीं रखना है। तो जनरली हम लोग तो यहाँ पे जो हमारे सेक्शन में है, किसी को भी हम 1 वोल्ट से ज्यादा नहीं रखे हुए हैं, 1 वोल्ट तक ही रखते हैं। 900 से लेकर के 1 वोल्ट तक ही VRX को रखने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत अच्छा चलता है, 1.2 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर हम VTX साइड से बढ़ाते हैं तो VRX साइड से थोड़ा कम कर देंगे, तो उस तरह क्या होगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बूस्ट हो जाएगा आगे जा करके। तो थोड़ा बहुत भी अगर कोई डिस्टर्बेंस रहेगा, फिर भी हमको फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह प्राप्त हो सकता है और ट्रैक सर्किट हमारा अच्छा चल सकता है। तो अभी हम ये केबल सेटिंग के बारे में भी बात कर लिए। अब ये है इंसर्शन ऑफ केबल इक्वलाइजेशन सेल P2 P31। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे जब मेंटेनेंस और फॉल्ट ट्रेसिंग में अपन बात करेंगे। तो उसमें अपन करेंगे, क्योंकि ये जो फॉइल होता है एक्चुअली क्या है, इस फॉइल से अपन जो RX कार्ड का जो डिस्टेंस के अनुसार इसका हम सेट कर सकते हैं। उसमें एक इसका जो मैनुअल है मेन अल्स्टम का, वहाँ पे इसको बहुत अच्छा से चर्चा किया है, तो इसको अपन बाद में देख लेंगे। इसके बारे में भी अगर होगा समय तो कर लेंगे। अभी अपन ने इसको सारा कुछ देख लिया। अभी हमने मॉडेम कार्ड के बारे में भी देख लिया। अब मॉडेम कार्ड में जो इंडिकेशंस होते हैं और मॉडेम कार्ड में जो इंडिकेशंस होते हैं उसका क्या है, और बीट का इसमें थोड़ा बहुत इसको हमने शामिल किया है। जैसे मॉडेम कार्ड में 3 LED जल रहे होते हैं, उसमें बाइनरी का नंबर होता है 1 2 3, 3 LED जमे होते हैं और तीनों का नंबर दिया हुआ रहता है। जैसे कि हमने उसमें जब मॉडेम कार्ड में जब फ्रीक्वेंसी को सेटिंग कर रहे थे, तो उसमें हमने उसको सिर्फ ऐड करके देख लेते हैं। जैसे मान ले F3 बनाना है तो 2 + 1 ऐड कर दीजिए तो F3 हो गया, और उसको हम जंपर को किस तरह आगे रखेंगे उसकी चर्चा हमने कर लिया है। इसी में ग्रीन LED इंडिकेशन ट्रांसमिट बताता है, जैसे इसमें बताया है कि बिट 1M, बिट 0M। तो इसमें बताया है कि ट्रांसमिट और रिसीव, मतलब 0 ट्रांसमिट हो रहा है और 1 ट्रांसमिट हो रहा है, 1 और 0 के रूप में। क्योंकि ये डिजिटल है, तो डिजिटल में बाइनरी सिस्टम में ये सिस्टम हमारा काम करता है। तो 0 और 1 यानी हाई लो का इसमें सिस्टम जो है, तो उसमें बताता है कि ये ट्रांसमिट हुआ, 1 ट्रांसमिट हुआ, फिर 0 ट्रांसमिट हुआ। उसी तरह डीमॉड्यूलेटर सिस्टम में रिसीवर का 1 रिसीव हुआ, 0 रिसीव हुआ, यही बीट है। तो यही बीट यानी बीट, ये इससे अपने देख सकते हैं कि किसमें बीट अच्छी तरह ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो वही जो मॉडेम कार्ड में जो डीमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर के ऊपर में जो ब्लिंकिंग वाली LED लगी रहती है 2, यानी 1 और 0 का जो LED है, अगर वो सही तरीके से ब्लिंक कर रहा है, मतलब ऊपर मॉड्यूलेटर का भी और डीमॉड्यूलेटर का भी ब्लिंकिंग अगर सही तरीके से कर रहा है, तो समझिए हमारा कार्ड जो है बढ़िया से फंक्शन करके बीट कोड उसका बराबर ट्रांसमिट हो रहा है और रिसीव हो रहा है। तो हमारा जो डिले का जो कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो यही बीट वाले में प्रॉब्लम रहता है। तो इसको जब अपन ने जो जंपर का बात किया था मॉडेम कार्ड में, जो P6 जंपर था, P6 जंपर में जब हम उसको P11 मतलब लास्ट 1 2, तो वहां से जब उसको हम 5 पे रख देते हैं, तो उस कंडीशन में जाकर के वो बीट को ट्रांसमिट होना बंद हो जाता है। अभी इसके बाद जो है इसमें सभी सेटिंग का हमने बताया है कि देखिए इसमें जैसे अपन बात कर रहे थे हेलो, केबल इक्विलाइजेशन सेल की बात जो कर रहे थे RX कार्ड में P24 से लेकर के P13 तक, इससे अपन देखिए लिखा है फॉर ईच केबल इक्विवेलेंट टू, फॉर ईच सेल इज इक्विवेलेंट टू 300 मीटर ऑफ केबल। यानी P24 टू P25 को अगर हम शॉर्ट कर देते हैं
तो हम 300 मीटर तक दूरी तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम P23 P26 को अगर हम इंसर्ट करते हैं, P23 से P26 को इंसर्ट करते हैं तो 300 मीटर, यानी 1 2 3 4 5 6 6 18 1.8 किलोमीटर, इतना तक हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये कॉम्बिनेशन कॉइल का इसमें है दिया हुआ कि RX कार्ड में उसका क्या महत्व है, क्यों ऐसा करते हैं। अब इसमें P32 से P35 के बीच का भी है, तो P35 से P के बीच में है, तो इसमें भी दिया है कि फॉर इंसर्शन कॉम्बिनेशन कॉइल इफ केबल इज लॉन्गर देन 2 किलोमीटर, अगर हमारा केबल 2 किलोमीटर से ज्यादा है तो हमारा ये जंपर भी इंसर्ट होना चाहिए। उसके बाद P2 से P4 के बीच में ये बताया कि अगर आप पॉइंट रिसीवर में यूज कर रहे हैं तो हमको चर्चा करना नहीं है। केबो की सेटिंग के बारे में हमने बढ़िया से देख भी लिया। मॉडेम कार्ड में जितना भी अपन ये जंपर के बारे में है, जो जंपर हमने चर्चा कर लिया। RT कार्ड के बारे में भी हमने काफी कुछ इस जंपर के बारे में चर्चा कर लिया। ये जंपर हमने अलग से एक टेबल बना दिया है ताकि इस टेबल से अपन समझ सकते। अभी आते वो जिसकी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अभी हम चर्चा जो कर रहे थे कि मॉडेम कार्ड में जो हम कोड बिट कोड जो हम एडजस्ट करते हैं वो कैसे करेंगे। तो ये बिट कोड का चार्ज है, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। अब ये कोड है, देखिए C1 से लेकर के C42 तक है, लेकिन हमारा जो कोड है अभी हम पीछे जो चर्चा किए थे कि किस फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा कोड यूज करना है वो बिल्कुल आइडेंटिफाई किया हुआ है। वो यूज करना है C1 से लेकर के C18 तक। अब इसमें देखिए कौन से जंपर, देखिए P10 और P11 जो हमारा दो जंपर है उसमें आप देखिएगा तो नंबर लिखा हुआ रहता है। अगर हम उसमें फोटो में देखेंगे तो उसमें नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लेके 15 तक नंबर होता है। तो जैसे हम एक नंबर को यानी 1 2 को शॉर्ट करेंगे तो वो होगा आपको 0। अगर हम उसको ओपन कर दिए तो वो कहलाएगा 1। जैसे इसमें हमने पीछे लिख दिया, नीचे लिख दिया है, मतलब समझने की अपन लिख दिया था जंपर ऑन P10 एंड P11 आर इंसर्टेड इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू 0। अगर हमने जंपर को इंसर्ट कर दिया तो वो 0 के इक्विवेलेंट होगा। अगर हम जंपर नहीं रखे हुए हैं तो वो इक्विवेलेंट होगा 1 का। और अभी हमने वो भी अच्छा चीज चर्चा किया था कि दोनों का आप जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। अगर कोई हमारा मॉडेम कार्ड नहीं चल रहा है तो P10 और P11 के जंपर को भी चेक कर सकते हैं, और चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो जो इंसर्ट वाला है सिर्फ उसको काउंट कर लीजिए, वो जोड़ करके 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब जोड़ेंगे तो 8 ही मिलेगा। यानी कहीं भी कोई भी रहेगा तो कोई न कोई कोड तो बन ही जाएगा, इसलिए हमको उसको छेड़ने की जरूरत या उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम उसको काउंट करके रख सकते हैं कि 8 है कि नहीं। अगर हम अच्छा जानकारी रखते हैं कि हम कोड की सेटिंग कर सकते हैं तो ये चार्ट से हम उस कोड को हम चाहें तो अपने जो जैसे मान लिया कहीं से मॉडेम कार्ड आता है, कई बार मॉडेम कार्ड फेलियर में बार बार चेंज होते होते कोड को अपन भूल ही जाते हैं कि आखिर मेरे ट्रैक सर्किट में कौन सा कोड था। तो हर एक जगह इंस्टॉलेशन के टाइम में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कोड भी लिख दिया गया है, तो उस कोड की सेटिंग अपन करके उसमें कर सकते हैं ऐसा। अभी ये जो है P10 P11 जंपर का जिसे C1 C2 C3 कोड की सेटिंग करके बताया गया है कि कैसे करेंगे। और इसमें अपन ने ये F1 F3 फ्रीक्वेंसी जो अपन ने ये चर्चा किए थे, जो तीन जो P1 P2 P3 और P12 P13 P14 का जो अपन चर्चा किए थे कि कैसे सेटिंग करेंगे वो है। तो बिल्कुल आसान है, आप कार्ड की तरफ यानी राइट साइड आप शॉर्ट कर दीजिए तो वो जो लिखा हुआ है वो फ्रीक्वेंसी आपको जैसे करना है उसको जोड़ते जाइए तो वो फ्रीक्वेंसी कार्ड आपका रेडी हो जाएगा। अभी इसके पीछे हमने ये देखिए PSU का हमने दिखाया है दोनों को साथ में करके कि इंड फीड का PSU और सेंटर की फीड का PSU का किस तरह होता है। अभी नीचे जाते हैं। अभी ये देखिए बाहर का आउटसाइड का एक छोटा सा व्यू हमने दिखाया कि एस बॉन्ड का। अभी देखिए एस बॉन्ड ये बाहर है, एक्चुअली इसको एस बॉन्ड बिल्कुल इस तरीके से होता है, मतलब इसको अगर हम यहाँ से खींच दें तो यहाँ से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि पैकिंग वगैरह में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। ये एस बॉन्ड यहाँ पे है, ये आउटसाइड का एस बॉन्ड है।
एल्स्टम में 185 स्क्वायर mm का 2 केबल यूज करते हैं आयरन का। और ये अल्फा बॉन्ड है। अल्फा बॉन्ड में क्या है, अल्फा की आकृति है इसमें, और इसमें इस बॉन्ड को, एक छोटा सा बॉन्ड को ट्रैक्शन बॉन्ड का भी नाम दिया जाता है। इसके बीच वाले भाग से जो निगेटिव का है उसको जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें क्या है कि मेन रूप से एस बॉन्ड का जो काम है, ऐसा उसमें से 2 ही काम मेन रूप से है। एक तो सबसे ज्यादा ये काम है कि 2 फ्रीक्वेंसी का जो ट्रैक सर्किट है एक दूसरे से अलग करता है उसको। और एक बहुत अच्छा जो काम है इसका कि जो जैसे जो ट्रैक्शन रिटर्न करंट जाएगा वो भी रेल से ही होके जाएगा। ये ट्रैक्शन रिटर्न करंट को इक्वल करता है, दोनों रेल में बराबर बराबर ट्रैक्शन करंट गुजरना चाहिए, ऐसा ये व्यवस्था करता है। तो अपन जो फ्लिकर वगैरह का जो संभावना एस बॉन्ड पे इसलिए ज्यादा रहता है कि अगर हमारा एस बॉन्ड की कंटिन्यूटी अगर हमारा रेल के साथ अच्छी नहीं है तो करंट को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसके वजह से हमारा ट्रैक फ्लिकर कर सकता है। अभी इसके बाद देखिए, अब आउटसाइड में ये हमने सारे जो ट्यूब हैं उस ट्यूब को इसमें हमने लिया है कि कौन सा, जैसे हमारा ये इंड ट्यूब है, तो इंड ट्यूब, इस ट्यूब का यूज हम कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे हमारा ट्रैक सर्किट खत्म हो रहा है और डीसी ट्रैक सर्किट शुरू होना है, अल्फा बॉन्ड सीधा सीधा बोले कि जहाँ पे अल्फा बॉन्ड है वहाँ पे ये वाली ट्यूब हमको यूज करते हैं। इसमें दो कनेक्शन होता है, एक AB और एक होता है CN3। तो सीधा सीधा है कि CN3 जो रहेगा वो रिले रूम से या तो जो सप्लाई लेके आएगा या लेके जाएगा वहां कर, वो उस वायर को उसको कनेक्ट करना है। और AB जो रहेगा सीधा सीधा रेल से जो हमारे पास जो आ रहा है उसको कनेक्ट करना है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन मेन क्या है कि अपने को वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जो जैसे मान लिया कभी हम वायर चेंज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो और मार्किंग करना भूल गए या ऐसा कुछ हुआ, तो इसमें एक तो है कि मिडिल वाला तो हमेशा B पे ही लगेगा। लेकिन अब ये है समस्या कि जो 2 छेड़े हैं उसको कहाँ लगाना है। तो नॉर्मली तो जो नजदीक वाला रहता है वो A पे लगता है, जो दूर वाला रहता है C पे लगता है। लेकिन इसमें जो सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट है, जो कह सकते हैं 100% सही है और कहीं गलत नहीं हो सकता, वो इसमें ये है कि आप उसको क्या करिए कि ट्रैक के तरफ से आइए। उसमें 2 फ्रीक्वेंसी का ट्रैक होगा, एक लो फ्रीक्वेंसी का, एक हाई फ्रीक्वेंसी का। तो हाई फ्रीक्वेंसी के जो ट्रैक होगा उसका जो वायर होगा, ये तो मिडिल का B में आ गया, लेकिन जो एक 2 रेल बचे तो उसमें से जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा हमेशा C पे कनेक्ट होगा, और जो लो फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा वो A पे कनेक्ट होगा। ये 100% मतलब सही है। मतलब ये नजदीक वाला A पे, बीच वाला रहेगा B पे, दूर वाला C पे। ये फॉर्मूला गलत हो सकता है, लेकिन जो अभी हमने चर्चा किया कि जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड, जो फ्रीक्वेंसी के आधार पे अगर हम उस तरह कनेक्शन करते हैं कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, C जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए है और A जो है लो फ्रीक्वेंसी के लिए, रिसीविंग के लिए। उसी तरह जो CN3 CN4 है, कनेक्टर है जो कि रिले रूम के तरफ जाएगा, वो CN3 हमेशा लो फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा और CN4 हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यही ट्यूब जो है TX का भी काम कर देता है और यही ट्यूब RX का भी काम कर देता है। इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा कोई पहले TX आ रहा है बाद में RX आ रहा है तो हम कौन सा ट्यूब लगाएं। सिर्फ इसमें फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो हमको ये देखना है कि जो हमारा बाहर का जो ट्रैक सर्किट है F1 F5 है, तो हम उसी फ्रीक्वेंसी का ट्यूब लगाएं। F1 F5 का लगाएं, F3 F5 का है तो F3 F5, F1 F3 है तो F1 F3। इसका भी अपन कल जो है डिस्कस करेंगे जब हम अपन मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे और फेलियर डिस्कशन में करेंगे। तो ये है एक और है, इसमें एक और रह गया मिड ट्यूब। तो मिड ट्यूब में क्या है कि सेंटर फीड में यूज होता है, ये ट्रांसमीटर में ही यूज होता है। तो ये एक बार जैसे मेरे यहाँ एक फेलियर हुआ था ट्रैक का, तो हमने इस ट्यूब को जो है इसमें डाल के देखा था, इन ट्यूब में नहीं चला सही से। मतलब ये TX वाली ट्यूब जो है ये RX में सही से नहीं चलता है कभी कभी। तो ये हमारा मिड ट्यूब जो है यानी सेंटर फीड का TX में ही यूज करते हैं अपन। तो इसमें भी सेम जो इन ट्यूब में जो कनेक्शन रहता है वही कनेक्शन इसमें भी रहता है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं रहता। इसमें देखिए हमने 2 चीज दिखाया है, एक रेजिस्टेंस दिखाया है और एक कंडेंसर दिखाया है। इसमें भी एक रेजिस्टेंस एक कंडेंसर दिखाया है। तो इसमें क्या है कि जो RX ट्यूब होता है, वो RX ट्यूब में क्या है कि हम उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, उसको हम ट्यून्ड कर सकते हैं।
मतलब हमको मैक्सिमम आउटपुट अगर लेना है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस है, आपको हमको मैक्सिमम उसको आउटपुट को बढ़ाना है, तो हम इसको ट्यूनिंग करके देख सकते हैं। इसमें 2 ट्रांसफार्मर होता है। ट्यूनिंग ट्यूनिंग के बारे में हम बाद में कर लेंगे चर्चा, क्योंकि अभी यहाँ पे उसका फिर अभी टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि ट्यूनिंग जब अपन चर्चा कर रहे हों तो उसमें अपने को ये ध्यान रहे। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज लेते हैं, और ये कंडेंसर के क्रॉस वोल्टेज लेते हैं। इसको VC और VR रीडिंग टेकन हेयर फॉर CN3 RX ट्यूनिंग, मतलब अगर CN3 RX के रूप में हम यूज कर रहे हैं तो उसको ट्यूनिंग करने के लिए हम वोल्टेज यहाँ मेजर करेंगे। उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से हम वोल्टेज निकालेंगे, और जो मैक्सिमम जिस लीड पे, जैसे ये 2 ट्रांसफार्मर है, ये एक ट्रांसफार्मर ऊपर दिख रहा है, एक जस्ट इसके नीचे दिख रहा है, इसमें कई सारे ब्राउन रेड वाइट वायर है। तो हर एक वायर को लगा ले, दो वायर जो रहता है कनेक्टेड रहता है, और 2 वायर जो रहता है स्पेयर रहता है। तो हर एक के साथ ऐसा वोल्टेज लेकर के मतलब एक रीडिंग, जिसकी रीडिंग सबसे ज्यादा रहेगा, फिर हम उसको लगा देंगे तो हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो ये ट्यूनिंग का है। अब इंस्टॉलेशन में है, तो अभी हमने सारे को एक नज़र डाल लिया, सारे कार्डों के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में, और काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसका चर्चा कर लिया। और इंस्टॉलेशन है तो इंडोर इंस्टॉलेशन, आउटडोर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग वगैरह है। तो इसमें इंडोर इंस्टॉलेशन में क्या है कि अभी मेन इक्विपमेंट रैक है, फिर उसके बाद सब रैक है, उसके बाद रिले का है, पावर वायरिंग है, ये सब है। अर्थिंग है, अर्थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग जहाँ हमारा LD लगा हुआ है, LD जो नीचे लगा हुआ है, उसमें बीच में एक स्क्रू टाइप का रहता है। फुल स्क्रीन नहीं, वो जहाँ जहाँ बताता है अपने को थोड़े मालूम पड़ता है, बड़ा स्क्रीन में मालूम पड़ जाता है उसमें लैपटॉप, क्या छोटा है इसके लिए। हाँ राम मनोहर सर। हाँ सर नमस्ते। ये मनोहर साहब। जैसे मेरे बच्चे ने बीच में कुछ पूछ दिया था। राम मनोहर साहब। हाँ जी। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या सर? नहीं, मेरे बच्चे ने पूछा फुल स्क्रीन नहीं है इसके लिए, मैं बोला हाँ, तो अभी फुल स्क्रीन कर दिया साहब। चलिए ठीक है सर, है ना। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब हाँ, आप बता सकते हैं, तो हम उसमें अपन उसके हिसाब से करेंगे। सही है, मोबाइल पे थोड़ा छोटा व्यू हो जाता है, तो आप उसको जूम कर सकते हैं। जी शेयर है, चूंकि डॉक्यूमेंट ठीक, शेयर है, तो जूम करके देख सकते हैं। अभी हमने फुल स्क्रीन पे कर दिया है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इंडोर इंस्टॉलेशन में हाँ जी। ट्रैक रिले का इसमें है। अब LD जिसको अपन काफी इसमें लगभग अपन ने सारे पीछे चर्चा कर लिए हैं कार्डों के बारे में। अभी देखिए यहाँ पे ये डायग्राम को थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं। अभी इसमें जो अपन देखिए CN5 और CN2 कनेक्टर है, जिसका चर्चा हम कई बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टर है हमारे मतलब हमारा जो FTC रैक है उसके ऊपर, क्योंकि इसी से हमारा TX RX आउट और इन होगा, और इसी से हमारा रिले का सप्लाई भी आउट होगा। इसमें CN5 से देखिए ऊपर ले गया है स्विचिंग रिले, यानी 1000 ओम की हर एक रैक के ऊपर जो एस्टम FTC होता है उसके ऊपर 1000 ओम की रिले लगी होती है। पर्टिकुलर ट्रैक के लिए एक रिले होती है। अगर उसमें जो अपना जितना RX रहेगा ना, उतना आपका जो है TR रिले बनेगा। मतलब सेंटर फीड है तो 2 रिले होती हैं, उसको TR1 और TR2 नाम देते हैं। तो RX1 साइड से CN5 कनेक्टर से एक निकलेगा, और RX2 साइड से CN5 कनेक्टर से निकलेगा। तो हर एक जगह और CN2 देखिए नीचे है, तो CN2 में पहले TX बाद में RX है, यानी कहने का मतलब इसमें 4 कनेक्शन होता है, 1 2 3 4, जिसका चर्चा हमने किया है। और 5 6 भी एक 6 वे कनेक्टर होता है, लेकिन उसमें से 4 ही यूज रहता है। तो पहला जो रहेगा वो TX रहेगा, और दूसरा 2 जो रहेंगे वो RX। तो वहां से निकल के कहाँ जाता है, लाइटिंग डिस्चार्जर में जाता है, और वहां से सीधा जाएगा K रैक पे, CT रैक पे। और CT रैक से जो है फिर CT रैक से साइड पे जाएगा। ये है मेन रूप से। अभी इसमें देखिए जो हम बार लाइटिंग डिस्चार्जर कर रहे हैं, ये लाइटिंग डिस्चार्जर का फोटो है। ये देखिए ऊपर से जो वायर लगे हुए हैं ये PC साइड में जाने वाला है, और ये जो नीचे जो वायर सभी लगे हुए हैं रैक के साइड में जाने वाला है। इसके बीच में ये देखिए ये दिख रहा है, ये इसमें क्या है, एक दूसरे से इस तरह ऐसे कनेक्शन होना चाहिए,
और फिर इसको जो है ये जो नट है ना, ये जो नट के साथ कनेक्शन होकर के फिर इसको अर्थ करना चाहिए, तभी ये लाइटिंग डिस्चार्जर समझिए कि इफेक्टिव है। नहीं तो अगर आप नीचे 2 कनेक्शन कर दिए, ऊपर 2 कनेक्शन कर दिए और हमने, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा तो कनेक्टर हो गया। क्योंकि अगर कहीं से कुछ आया भी, कोई हैवी करंट आया या कुछ आया, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए तो अर्थ में ही भेजेगा, जबकि अर्थ का कनेक्शन इसमें है ही नहीं। तो अर्थ का कनेक्शन नहीं रहेगा तो डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। तो हमारा ये जो पर्पस है कि हम अपने इंटरनल इक्विपमेंट को बचा लें लाइटनिंग वगैरह से, तो वो संभव नहीं होगा। तो हमको ये अर्थ होना चाहिए कनेक्टर। इसके बाद ये QS3 रिले का एक व्यू है। तो ये QS3 रिले हर एक के लिए लगते हैं, 1000 ओम की रिले रहते हैं। ये मतलब इस कम करंट लेता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और वोल्टेज 24 वोल्ट ही है, तो अब इसलिए है कि ये करंट कम करंट पे पिकअप होगा, है ना। क्योंकि अगर हम नॉर्मली Q सीरीज की कोई रिले अगर हम लगा देते हैं तो कार्ड उसको पिकअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना करंट कार्ड नहीं देगा। अब ये देखिए CBT है, अभी लगभग हमारे यहाँ भी CBT तो है नहीं, क्योंकि जब से IPS लग गया है तो CBT निकल गया है। CBT का मेन पर्पस क्या था कि चूंकि कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए इसको, अगर हम 110, जैसे हमारा क्या है पुराने सिस्टम में, जो हमारा जब कन्वेंशनल सिस्टम था, तो कन्वेंशनल सिस्टम में डायरेक्ट जो हमारा जो AC सप्लाई था, AC सप्लाई में क्या था, किसी तरह का कोई स्टेबल नहीं था, मतलब हमारे जो सीधा 80 की जो सप्लाई है उस पर डिपेंड करता था। तो वो वोल्टेज अगर कम ज्यादा हुआ तो हमारा 110 भी कम ज्यादा होता था। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो FTC को जो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो उस कंडीशन में कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका नाम भी है, तो वो लगाया गया था, उससे होकर के FTC को हम सप्लाई देते थे। लेकिन अभी चूंकि हम लोगों ने IPS इंस्टॉल कर दिया, तो IPS में क्या है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई 230 मिलता है, वो हमको मिलता है इन्वर्टर से, और इन्वर्टर जो है हमारा 110 वोल्ट DC से चलता है और वो बैटरी से कनेक्टेड रहता है, तो उसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है, कभी फ्लक्चुएशन का कोई संभावना नहीं बनता है। इसलिए अब CBT यूज रहा नहीं। तो इस तरह इसमें नीचे जो है उसके बारे में थोड़ा बताया भी गया है। अब ये देखिए आउटडोर का मैंने कुछ इसमें जो हम यूज में आता है, जो कनेक्टर्स है, जो बोल्ट है, जो बुश है, इसमें देखिए बुश का काफी महत्व है। जैसे एल्स्टम FTC थोड़ा बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं क्रिटिकल है, और दूसरे से कि इसमें थोड़ा सा भी अगर S बॉन्ड या अल्फा बॉन्ड हमने रिप्लेस किया, जैसे हमारा एक ट्रैक है 36030 ट्रैक, काफी परेशान किया हमने, उसमें लगभग 15 दिन 20 दिन तक उसमें हम लोग परेशान हुए। ये ट्रैक रिन्यूअल हुआ था, TRR हुआ था, उसके बाद S बॉन्ड चेंज हुआ था। S बॉन्ड चेंज होने के बाद जो है कुछ रिलीज रेल पड़े हुए थे, तो पहले तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई रिलीज रेल की वजह से हो सकता है, सारे रिलीज के रेलों में वो डलवाए, ट्रैक्शन रिटर्न का प्रॉब्लम नहीं हो तो डलवाए। फिर आखिर में हम लोग तबाह करके उसके S बॉन्ड को भी दोबारा चेंज किए, लेकिन अब किस चीज से राइट हुआ तो हमको भी नहीं पता है। लेकिन उसके बाद से जो है वो ट्रैक सर्किट बराबर चल रहा है, 360-30 अभी तक एक बार भी फ्लिकर नहीं किया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये कनेक्शनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि S बॉन्ड का कनेक्शन तो हमारा अच्छा होना ही चाहिए, इसके क्लीनिंग और इसका मेंटेनेंस तो विशेष रूप से करना चाहिए। अब ये देखिए इसमें अभी जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर जो आए हैं नए, और जो रेल कनेक्शन कर रहे हैं, उनके जो रेल कनेक्शन का जो लग है, जैसे ये जो लग यूज कर रहे हैं, उसमें जो पीछे का भाग है इतनी लेंथ नहीं है, तो हमने उसको मतलब कोशिश किया कि भाई तुम इतने लेंथ का लाओ, क्योंकि इस लेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हमारा जो हम 25 स्क्वायर mm का वायर है, इसके अंदर अगर हम यहाँ तक इसको हम लगा करके अगर उसको हम दो जगह अगर हम ट्रिम करते हैं, तो वो वायर ऐसा है कि कितना भी कोई जोड़ लगा ले, वायर तो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हमारा ये छोटा रहेगा, तो अगर हमारा कहीं जैसे कोई ट्रैक मशीन काम कर रहा है, ट्रैक मशीन काम करता है और वो बार बार ट्रैक को लिफ्ट करता है, तो लिफ्ट करने के दौरान वो लग बाहर निकल सकता है, लेकिन इसमें तो कम से कम लग बाहर नहीं निकलेगा। इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। और ये M12 बोल्ट नट है, और इसमें ये बाइसर है। बाइसर का इंपॉर्टेंस हमने बाइसर का फोटो इसलिए इसमें डाला क्योंकि बाइसर का भी इंपॉर्टेंस है। ये जो स्प्रिंग बाइसर है, अगर हम स्प्रिंग बाइसर के साथ हम चेक नट को लगा देते हैं तो लूज होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है।
जैसे गाड़ियां चूंकि बहुत जाती हैं, पैकिंग भी कहीं कहीं खराब रह सकता है, तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा, उस कंडीशन में हमारे नट बोल्ट लूज हो सकते हैं। और चूंकि हमारा रोस्टर अभी एफटीसी का जो आउटसाइड का रोस्टर है महीना में एक बार है, तो वो इसी कंडीशन में जो क्या है कि हमारा जो है कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमको इंश्योर करना चाहिए कि जो कनेक्शन हमारे लगे हुए हैं उसमें स्प्रिंग बायसर होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग बायसर रहेगा तो वो कनेक्शन को लूज होने से रोकेगा। अब ये देखिए, इसमें ये जो हमने फिगर डाला है, ये चूंकि एक्चुअली हमने अभी एस बॉन्ड का फोटो दिखाया था, तो एस बॉन्ड का फोटो में हमने देखा कि वो एस बॉन्ड थोड़ा सही ढंग से नहीं है। तो ये एस बॉन्ड में ये लगा हुआ था पहले जब इंस्टॉल हुआ था, तो इस टाइम ये एस बॉन्ड को रेल के साथ बिल्कुल चिपका के रखता था। इससे बहुत फायदा है। अगर हम ऐसा करके रखते हैं तो कभी कभी कई केसेज ऐसे आए हैं, एक आध दो केसेज की गाड़ी जो है एस बॉन्ड को उठा के ले गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसका यूज करें, और अभी अपने पास भी अवेलेबल शायद नहीं है बहुत जगह अभी, तो निकल गए हैं लगभग, लेकिन ये बहुत ही अच्छा चीज है। ये क्लिप है जो रेल के साथ कनेक्ट होता है और फिर इसके साथ हम उसको टाइट कर देते हैं, वो बॉन्ड को बराबर पकड़ के रखता है। तो ये है थोड़ा सा एसेसरीज है बाहर का। और ये एसेसरीज ऊपर जो आप देख रहे हैं क्योंकि इसमें नहीं था, ये तो हमने और ये देखिए जहाँ पे अल्फा बॉन्ड यूज होता है वहाँ पे ये पीतल का जो है ये ब्रास स्ट्रिप जो लगाते हैं, इसको हम बॉन्ड को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और इसमें ये जो 12 mm का पाना इसमें लगता है इस बोल्ट में, तो इसका यूज करते हैं। इसमें बुश का भी एक फोटो हमने डाला है। और ये जो है ये अभी लगभग नहीं के बराबर यूज हो रहा है, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो बॉन्ड बन के आ रहे हैं साबरमती वगैरह से जो आ रहे हैं ऑलरेडी बेल्डेड आ रहे हैं, और बेल्ट आकर के जो है इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है। तो इसमें उस टाइम इनिशियल के टाइम में जब वो लगा था तो इसमें बिल्डिंग जो है वो लोग यही कर रहे थे साइड पे कई जगह, तो यहाँ ये है, तो ये तो यूज में आता नहीं। अब ये है स्कीम डिजाइन। जब अभी हम ऊपर जो चर्चा कर रहे थे कि जैसे F1 से लेकर F6 की फ्रीक्वेंसी है, तो हम साइड पे इसको किस तरह रखेंगे। एक जैसे एक अपलाइन में अलग टाइप का होता है, 3 ही फ्रीक्वेंसी यूज होता है, F1 F3 F5। जैसे डाउन में रहेगा तो यूज होगा F2 F4 F6, ऐसा मतलब अप और डाउन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी। एक अप का रहेगा तो दूसरा ये डाउन का रहेगा। और किस तरह F1 के बाद F3 होना चाहिए, F3 के बाद F5, F5 के बाद F1। इसी तरह ट्यू भी रहेगा, F1 F3 का ट्यू रहेगा, F3 F5 का ट्यू रहेगा, F5 F1 या F1 F5 ट्यू कह सकते हैं। इसमें कोड का भी देखिए 18 तक कोड है, इसमें सबका कोड भी डिवाइड है। C1 है तो फिर C1 C7 इस तरह कोड का भी है। ये डिजाइन है, ठीक है। तो इसके बाद ये देखिए ऐसे कनेक्शन बाहर करते हैं कि वो हमारा ABC ट्यूब है उसका कनेक्शन के बारे में, तो इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ही लिया कि ट्यूब में कनेक्शन हम कैसे लगाएंगे तो गलती होने की संभावना बिल्कुल 0 रहेगा। मतलब A वाला कहाँ कनेक्ट होगा, B वाला कहाँ कनेक्ट होगा, C वाला कहाँ कनेक्ट होगा। जैसे देखिए अभी हम जैसे F1 F3 जैसे देखिए F1 F3 2 है, तो F1 वाली रेल कौन सी, अब हम देखेंगे मिडिल वाला तो आ गया, तो मिडिल वाला तो दोनों आ गया यहाँ पे। तो F1 वाली रेल ये रेल है, एक कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये F1 की रेल, और ये रेल जो है F3 की है। तो अब हम इधर से चल के आते हैं, इधर से चल के देखिए F3 आया है, तो हम किस कनेक्शन पे आए, C पे। तो F3 का फ्रीक्वेंसी बड़ा है, तो अगर हम ये कनेक्शन है तो 100% C पे कनेक्ट होगा। अगर हम इसको पलट दें, F3 इधर ले लें, F1 इधर ले लें, तो F3 या F1 इधर ले लेंगे तो F3 ये कार्ड आ जाएगा। तो F3 वाला चूंकि ये होगा तो ये जो A वाला है ये A पे कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये वाला वायर सीधा C पे कनेक्ट होगा। मतलब सीधा सा फंडा है कि हमारी लो फ्रीक्वेंसी वाली आएगी A पे और हाई फ्रीक्वेंसी वाली आएगी C पे। लेकिन चूंकि हमारा जो डिजाइन है यहाँ का लगभग यही डिजाइन है, तो हमेशा आपको नजदीक वाला जो रहेगा वो लो वाला ही रहेगा और दूर वाला जो रहेगा वो हाई वाला। लेकिन मतलब इसमें गलती की संभावना है, लेकिन अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम करें तो उसमें गलती की संभावना बिल्कुल कम है। अभी इसमें एस बॉन्ड का है कि कैसे उसमें रखते हैं। अभी देखिए इसके बाद एस बॉन्ड और अल्फा बॉन्ड कौन सा कितना फ्रीक्वेंसी का कितने लंबाई का बॉन्ड होता है, ये सब भी अपने को चाहिए जानकारी में, क्योंकि जब बदलना होता है तो इसकी बहुत जरूरत पड़ता है। इसके बाद ये शॉर्ट बॉन्ड है। शॉर्ट बॉन्ड कितना डिस्टेंस पे लगाते हैं, जैसे मान लिया हमारा एफटीसी खत्म हो रहा है, एक्सेल काउंटर जोन स्टार्ट हो रहा है,
तो कितना डिस्टेंस पे अपन इसको शॉर्ट बॉन्ड को लगाएंगे, वो 2 मीटर का ही होता है, उसका लेंथ 2 मीटर ही होता है। तो इसके बाद ये है, और ये है RX ट्यूनिंग है। तो ट्यूनिंग की चर्चा आज नहीं करेंगे, ट्यून्ड कैसे करते हैं इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ट्यूनिंग और उसके पीछे वाले चर्चा जो है कल वाले क्लास में करेंगे। तो बहुत देर हो चुका है, ज़्यादा देर में फिर मजा भी नहीं आएगा। हेलो सर, मेरी आवाज़ अगर और सबको मिल रहा है तो प्लीज किन्हीं को कुछ पूछना हो तो बताइए। हेलो सर। विष्णु जी, जी सर। अभी एक आपने लास्ट स्लाइड में जैसे बताया कि F1 के लिए ये पर्टिकुलर रेल है और F3 के लिए ये पर्टिकुलर रेल है, तो उसके हिसाब से अपन ने बताया कि A को कहाँ कनेक्ट करेंगे और C को कहाँ कनेक्ट करेंगे। जी सर। तो पर्टिकुलर जैसे AFTC में भी ऐसा कोई पर्टिकुलर रेल रहता है क्या फ्रीक्वेंसी के लिए, या फिर अपन दोनों रेल? सर पर्टिकुलर रेल नहीं रहता सर, लेकिन क्या है, जैसे कि उसमें जो ABC 3 कनेक्शन है, तो यस, बी तो कॉमन हो गया सर, लेकिन ए और वो सी बीच को में हमको बॉन्ड के डिसाइड बीच में करना लग है। जाएगा। जी, हाँ हाँ तो हमको हाँ हाँ ए और सी को डिसाइड करना है कि ए में हमको कौन सा कनेक्शन लगाना है, सी में हमको कौन सा कनेक्शन लगाना है। पर्टिकुलर रेल तो ओके। नहीं है, लेकिन क्या है कि हम ए में कौन सा कनेक्शन लगाना है और सी में कौन सा कनेक्शन लगाना है, इसको अगर हम हाँ समझना चाहें सर, तो उसमें वो काम में आएगा। जैसे कि अपन, जैसे एक बार उसको हम वापस उसको लेते हैं सर। 2-3 स्लाइड पहले ही है वो अपना एक डायग्राम है। जी जी। हाँ ये है सर। जी सर, इसमें इसमें देखते हैं सर, इसको वापस एक बार देखते हैं सर। जैसे कि देखिए सर, ये F1 है तो इसमें दोनों रेल है इसके। अब इसमें से देखिए सर, इसमें जो एस बॉन्ड है, जैसे यहाँ से कनेक्ट होकर के ये बी से होता हुआ इधर आ गया, यानी ये रेल और ये रेल आपस में यहाँ पे इस तरह है। तो ये जो इसके अलावा जो हमको रेल बचा, ये 2 ही बचा सर, एक तो ये और एक तो ये। स्क्रीन 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 शेयर कर दीजिए, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सॉरी सर, स्क्रीन मैंने शायद शेयर नहीं किया था, 1 मिनट से मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था शायद। स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी सर इसको हाँ अभी सर इसको वापस बी वाले कनेक्शन को पहले सर अपन कंसंट्रेट करते हैं इस पे। जैसे बी वाला कनेक्शन हमने कनेक्ट कर दिया सर यहाँ पे, वो तो दोनों ओके के लिए हो गया। क्यों? क्योंकि यस यहाँ से देखिए ये दोनों के तरफ से हमारा, ये इधर से भी हाँ दोनों तरफ से हमारा हो गया। लेकिन अब जो हमारा ए और सी के लिए 2 ही रेल बचे सर। ये भी रेल देखिए हमारा बी के माध्यम से आ गया, और इधर वाली भी रेल हमारा बी के माध्यम से आ गया। लेकिन अब ये यस एक पोर्शन बचा और ये एक पोर्शन बचा, तो ये हमको फ्रीक्वेंसी को, मतलब जो हमारा कनेक्शन है उसको डिसाइड कर देगा सर। देखिए F3 है, तो F3 जो है हमारा इधर से जो आ रहा है, क्योंकि ये आगे जाके खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे जाकर के फ्रीक्वेंसी शॉर्ट हो जा रहा है, ये आगे नहीं जाएगा। तो हमारा जो यस F3 का जो है फ्रीक्वेंसी सी से ही होके इधर आएगा। अब हमारा ये है कि F3 से जो इस यहाँ से जो होके अंदर आ रहा है, उसको हमको इसमें से कहाँ कनेक्ट करना है। ये F3 का चूंकि ये पार्ट है, तो 100% ये सी पे कनेक्ट होगा। अगर ये इधर F1 है तो मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला है तो। ओके 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 गॉट गॉट। उसमें क्या है, 2 रेल तो ऑलरेडी एस बॉन्ड से कनेक्ट हो चुकी हैं। जी सर। रिमेनिंग जो 2 रेल बचती हैं वो डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसी है तो हम ए पे कनेक्ट कर देंगे, और हायर है तो सी पे कनेक्ट कर जी सर, ये जो है सर, मतलब कभी हम इससे गलती हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे देंगे। नॉर्मली तो नजदीक वाला ही रहता है सर। मतलब मैक्सिमम अपन 90% हो सकता है कि हमारे डिवीजन में कोई ऐसा ट्रैक नहीं हो जिसमें कि नजदीक वाला लो फ्रीक्वेंसी का नहीं हो, मतलब ये ए वाला हमेशा ए पे ही कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि F3 इधर है और F1 इधर है, तो उस कंडीशन में जो हमारा F3 वाला यानी ए वाला जो है वो ए से कनेक्ट ये नहीं सी होगा, बल्कि वो सी से कनेक्ट। ये सी पे हो जाएगा। जी सर। यस यस ओके यार, थैंक यू। और सर अगर किन्हीं को कोई मतलब कुछ कल अपन सर इसका मेंटेनेंस और फेलियर डिस्कशन अपन करेंगे।
बाकी इसमें ESMs का पार्टिसिपेशन बहुत कम दिख रहा है। कल भी मैंने एक अटेंड किया था मीटिंग, उसमें भी कम ही लोग थे। आज भी जैसे टोटल 12 लोग ही हैं। हाँ नहीं सर, तो शुरुआत में ESMs नहीं आ तो रहे हैं, क्या 16 इश्यू है? सभी सुपरवाइजर ESM को एनकरेज करो, कम से कम वो इन मीटिंग्स को अटेंड करें। जी सर, एक्चुअली सर शुरुआत में सर 16 के लगभग थे, लेकिन बाद में 3-4 फिर आउट हो गए। 16-17 तो लगभग हो गए थे। मीना जी, हेमंत, आप सब लोग अपने ESMs को साथ में बिठा लिया करो। अगर सेक्शन में हो तो, अगर घर पे होते हैं तो उनको फोन पे बताओ कि ऐसे मीटिंग जो सर चल रही है आज इसमें आप लोग कल जो अपन मेंटेनेंस उसमें मेंटेनेंस में शेड्यूल का भी चर्चा करेंगे, मेंटेनेंस में अपन क्या देख सकते हैं वो भी, और साथ में फेलियर का कल का इम्पोर्टेंस रहेगा। कल अपन एल्स्टम FTC में अपन फेलियर का भी डिस्कस कर सकते हैं, कितने तरह का आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ESM पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेनेंस है, फेलियर है, वो मतलब एज ए ESM के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल के सेशन में भी ट्राई करो आप सब लोग, जितने लोग अटेंड किए हो वो बताओ उन लोगों को कि अच्छे सेशन है तो आप अटेंड करो। तो ESM के जिनके पास भी मोबाइल है तो वो आराम से इसमें कनेक्ट कर सकता है। जी सर। सर हाँ सर हाँ हाँ, ये जूम एप्लीकेशन जो है ना, वो ये सब मना करते हैं, बोले ये डाउनलोड नहीं करेंगे हम लोग। सही एक इशू है सर। कि कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, हम लोग सब यूज कर रहे हैं तो मतलब ठीक है। इतना वो गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं है, फिर भी यूज तो कर ही सकते हैं। बाकी आप बोलो कि जितने एप्लीकेशन आपके मोबाइल में यूज कर रहे हैं क्या सारे सिक्योर हैं क्या? अब वो बहाना है सर, क्या करें मेरे। अपन मोबाइल में इतने एप्लीकेशन यूज करते हैं, सभी सिक्योर तो नहीं है। तो हाँ ये सही थोड़ा बात है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं सर। तीनों कुछ पूछना है और जो और लोग जो जुड़े हुए हैं? आवाज मिल रही होगी सबको? हाँ मिल रही है। ठीक है सर, तो आज का सेशन खत्म करते हैं सर। कल फिर यही इसी टाइम रखेंगे सर, 10 बजे ही। 10 बजे, क्योंकि क्या फिर उसके बाद बहुत लोगों का स्टार्ट होता है तो उन लोगों में और लोग भाग ले सकते हैं, तो हमारा 10 रहेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बंद कर धन्यवाद रहा सर, हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर।